आपातकाल के दौरान एकतंत्रीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र सेनाओं द्वारा विद्रोह की परिस्थिति में जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आपातकाल के दौरान जो है एकतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से भारतीय संविधान में जो है 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है कि युद्ध हो या फिर कोई बाह्य आक्रमण किसी दूसरे देश से हो या सशस्त्र सेनाओं द्वारा विद्रोह की परिस्थिति हो तो उस समय में जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। उसके बाद राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति भंग हो रही हो अर्थात संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार राज्य सरकार प्रशासन न कर रही हो तो केंद्र सरकार संवैधानिक आपातकालीन घोषित कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। तो आगे हमें बताया गया है कि राज्य में जो है कानून और व्यवस्था की स्थिति जो है वह भंग हो रही है और राज्य जो है वह व्यवस्थित रूप से कार्य नहीं कर रही हो तो ऐसी संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार जो है राज्य सरकार प्रशासन न कर रही हो तो केंद्र सरकार जो है संवैधानिक आपातकाल घोषित कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। उसके बाद बताया है कि सतत मूल्य वृद्धि के कारण देश की अर्थव्यवस्था तेजी से कमजोर होने लगती है उस समय देश में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने पहला जाना था कि युद्ध के समय में आपातकाल घोषित किया जाता है। उसके बाद राज्य कानून भंग करे तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है जिसमें संवैधानिक आपातकालीन घोषित किया जाता है। और उसके बाद जैसे कि किसी भी वस्तु में जो है सतत मूल्य वृद्धि हो रही हो जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था जो है वह तेजी से कमजोर हो जाती है तो उस समय में जो है वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। इस प्रकार इन तीनों आपातकालीन परिस्थितियों में हमारी संघीय शासन व्यवस्था संपूर्ण रूप से एकतंत्रीय व्यवस्था में बदल जाती है। आपातकाल लागू रहने तक संघीय शासन व्यवस्था रहती है। तो इस तरह से यहाँ हमें बताया है कि इस प्रकार जो है इन तीनों आपातकालीन परिस्थितियों में हमारी केंद्र सरकार जो है यह व्यवस्था संपूर्ण रूप से एकतंत्रीय व्यवस्था बन जाती है और आपातकाल रहने तक जो है यह संघीय शासन जो है व्यवस्था वही पूरा जो है देश का शासन व्यवस्था संभालते हैं। तो इस तरह से आपातकाल के दौरान एकतंत्रीय व्यवस्था होता है। उसके बाद बताया है संसदीय शासन पद्धति। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से लोकसभा की रचना होती है। लोकतंत्र में लोकसभा ही वास्तविक सत्ता होती है। संसद के 2 सदन हैं, ऊपरी सदन राज्यसभा तथा निचला सदन लोकसभा। तो यहाँ हमें बताया गया है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से जो है लोकसभा की रचना होती है और लोकतंत्र में लोकसभा ही वास्तविक सत्ता होती है। संसद के भी 2 सदन है, ऊपरी सदन जो कि राज्यसभा और निचला सदन जो कि लोकसभा। संसद सदस्यों में से मंत्रिमंडल की रचना होती है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदार होता है। मंत्रिमंडल को जब तक लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है तभी तक वह सत्ता पर रह सकता है। तो संसद सदस्यों में से जो है मंत्रिमंडल की रचना होती है और मंत्रिमंडल जो है वह संसद के प्रति जवाबदार होते हैं और मंत्रिमंडल को जब तक लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होते हो तब तक वह सत्ता पर रह सकते हैं। संसदीय सरकार संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। मंत्रिमंडल द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। केंद्र में प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से तथा राज्यों का प्रशासन जो है राज्यपाल गवर्नर के नाम से चलता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि लोकसभा जो है वह तब तक जो लोकसभा में जब तक उसको विश्वास मत प्राप्त होते हैं तब तक वह सत्ता पर रह सकते हैं और संसदीय सरकार जो है वह संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। मंत्रिमंडल द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। केंद्र में जो प्रशासन होता है वह राष्ट्रपति के नाम से तथा राज्य का जो प्रशासन होता है वह राज्यपाल यानी गवर्नर के नाम से चलता है। लेकिन वास्तविक सत्ता का उपयोग केंद्र में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तथा राज्यों के मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वास्तविक सत्ता का जो उपयोग है वह केंद्र में प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्रिमंडल है वह तथा राज्य के मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्रिमंडल है वे लोग वास्तविक सत्ता का उपयोग करते हैं। राज्य का मंत्रिमंडल राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदार होता है। लोकसभा अस्थायी सदन है। इसकी रचना 5 वर्ष के लिए की जाती
है। तो यहाँ हमें बताया है कि राज्य का मंत्रिमंडल है, यह राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदार होता है और लोकसभा अस्थायी सदन है। इसकी रचना जो है वह 5 वर्ष के लिए की जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है, उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है वह राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए जो सदस्य हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जो उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा में विविध क्षेत्र के विशेषज्ञ अनुभवी ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत करता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, उसके सदस्य जो है 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में निवृत्त होते रहते हैं। तो यहाँ हमें बताया है कि राज्यसभा में जो है विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ अनुभवी जो है ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत करते हैं। और राज्यसभा जो है यह स्थायी सदन है, इसमें जो है 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष में निवृत्त होते रहते हैं और उतने ही नए सदस्यों का चुनाव होता है। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की सत्ताएं कम है, जबकि लोकसभा की सत्ताएं महत्वपूर्ण, सर्वोपरि तथा निर्णायक है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो है राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है और लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की जो सत्ता है वह कम है, जबकि लोकसभा की सत्ता जो है वह महत्वपूर्ण है, उसके जो निर्णय है वह सर्वोपरि होते हैं तथा वह निर्णायक है। तो इस तरह से संसदीय शासन पद्धति जो है वह अपनाई जाती है। स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा सुग्रथित न्यायतंत्र। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष, संलग्न तथा सुग्रथित न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि संवैधानिक जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष, संलग्न तथा सुग्रथित न्यायपालिका जो है उसकी व्यवस्था की गई है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, बीच में अर्थात कि राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय तथा निचले स्तर पर यानी जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, इसके उपरांत विशेष न्यायालय होते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सबसे ऊपर जो है वह सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद में बीच में यानी कि जो राज्य स्तर पर है वह उच्च न्यायालय है और निचले स्तर पर यानी कि जिला स्तर पर जो है वह जिला न्यायालय है। तो इस प्रकार से अधीनस्थ जो है अन्य न्यायालय भी है, इस प्रकार से विशेष प्रकार के न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भारत के सभी न्यायालयों को मान्य होता है। संघ सरकार तथा राज्य सरकार के बीच संवैधानिक मामलों या किसी भी कानून के अर्थघटन से संबंधित उत्पन्न हुए विवाद को हल करने की अंतिम सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो संघ सरकार तथा राज्य सरकार के बीच में यदि कोई संवैधानिक मामला या विवाद है, कानून के अर्थघटन को लेकर किसी भी संबंध में विवाद हुए हो, तो उसको हल करने की जो अंतिम सत्ता है वह सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होती है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो भी यहाँ पे होता है वह फैसला पूरे जो है सभी न्यायालयों को मान्य होता है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। संविधान के संरक्षण के रूप में न्यायपालिका नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि न्यायपालिका जो है यह कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। संविधान के संरक्षण के रूप में जो है न्यायपालिका नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार है उन अधिकारों की रक्षा करती है। तो यहाँ पे हमने स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा सुग्रथित न्यायतंत्र के विषय में जाना कि जो है किस स्तर पर कौन से न्यायालय है और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका फैसला सभी न्यायालयों को मान्य होता है और इसका जो यहाँ पे फैसला होता है वह निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होता है। संविधान संशोधक उपबंध। भारतीय संविधान विश्व के दूसरे देशों के संविधान की तुलना में परिवर्तनशील है। समय और संयोगों के अनुसार समय समय पर संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। संविधान में सुधार से संबंधित धाराओं को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारतीय संविधान जो है वह विश्व के दूसरे देशों के संविधान की तुलना में काफ़ी परिवर्तनशील, समय और संयोगों के साथ जो है बदलता रहता है और उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है।
संविधान में सुधार से संबंधित जो है कुछ धाराओं को 3 भागों में बांटा गया है। कुछ परिस्थितियों में संसद से में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को सामान्य बहुमति से सुधार किया जा सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ परिस्थिति में जो है संसद में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्य जो है उनको सामान्य बहुमति से भी सुधार किया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की बहुमति तथा उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 सदस्यों की स्पष्ट बहुमति द्वारा संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पे बताया है कि कुछ परिस्थिति में जो है संसद के दोनों सदन जो है ऊपरी सदन और निचला सदन जो है दोनों सदन के सदस्यों की बहुमति तथा उनकी उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले जो सदस्य हैं उनके जो है 2/3 सदस्यों के स्पष्ट बहुमति द्वारा संविधान में यहाँ पे परिवर्तन किया जाता है। संविधान के कुछ भाग में सुधार करने के लिए संसद के दोनों सदस्यों की बहुमति उसी प्रकार उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक है। तो यहाँ पे आगे बताया है कि संविधान में कुछ जो है भाग में सुधार करने के लिए संसद के दोनों सदस्यों की बहुमति तथा उसी प्रकार उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले जो सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत के साथ या तो आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक होती है। यदि केंद्र तथा राज्यों के आंतरिक संबंध या उच्च न्यायालय के स्वरूप में परिवर्तन करना हो तो आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। न्यायालय के फैसले के आधार पर भी संविधान में सुधार किया जा सकता है। तो यहाँ पे बताया है कि केंद्र तथा राज्य के आंतरिक संबंध या उच्च न्यायालय के स्वरूप में जो है परिवर्तन करना हो तो आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। न्यायालय के फैसले के आधार पर संविधान में सुधार किया जाता है और संविधान के मूलभूत स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। कुछ मामलों में संसद के सामान्य बहुमति से किए जाने वाले परिवर्तनों के कारण भारतीय संविधान परिवर्तनशील तथा लचीला माना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संविधान के मूलभूत स्वरूप जो है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कुछ मामलों में संसद के सामान्य बहुमति से किए जाने वाले परिवर्तनों के कारण जो है भारतीय संविधान परिवर्तनशील तथा लचीला माना जाता है। लेकिन कुछ विशेष मामलों में संविधान में सुधार नहीं किया जा सकता है। राज्यों की स्वीकृति के बिना संशोधन संभव न होने के कारण संविधान दृढ़ है। यद्यपि दोनों का मिश्रण भारतीय संविधान का सर्वप्रमुख लक्षण है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि लेकिन कुछ विशेष मामलों में जो है संविधान में सुधार नहीं किया जा सकता और राज्य की स्वीकृति के बिना जो है संशोधन संभव न होने के कारण हमारा संविधान जो है वह दृढ़ है। यद्यपि दोनों मिश्रण भारतीय संविधान का सर्वप्रमुख लक्षण है।